नमस्ते श्रोताओं, प्रस्तुत है डॉक्टर पद्मा शर्मा की कहानी दधी, अक्षत और दूर्वा। सविता ने दही में शालिग्राम को नहलाया, फिर दूर्वा दल से पानी डाला और उन्हें कपड़े से पोंछकर वस्त्र पहनाए, टीका लगाकर अक्षत चढ़ाए, उन्हें प्रसाद लगाया। अपनी पूजा समाप्त कर वे कमरे से बाहर निकल ही रहे थे कि उन्हें राधिका का आक्रोशित स्वर कानों में पड़ा। देखो माँ, आज बड़े भाई साहब फिर से सब्जी ले जा रहे हैं, इन्हें रोकते क्यों नहीं? वह कलेजा थामे पति के पास आ खड़ी हुई। राम रतन ने बिटिया को प्यार से समझाते हुए कहा, ले जाने दे बेटी, तेरा भाई ही तो है। राधिका मुंह बिचकाती हुई बोली, हाँ भाई है तो क्या हुआ? अभी बड़के भाई साहब ले जा रहे हैं, फिर छुटके भाई साहब ले जाएंगे। तुम तो यूं ही कमा कमा कर कंगाल होते रहना। फिर थोड़ा रुककर तनिक क्रोध में बोली, राशन पानी यहीं से लेना था तो अलग ही क्यों हुए थे? इनके यहाँ कभी लेने जाओ तो प्याज की गांठ भी नहीं मिलती। राम रतन ने सविता की ओर देखा। सविता ने अपनी नजरें धरती में गड़ा दी। आए दिन की चकचक वे बाप बेटी के बीच में पड़ना नहीं चाहती थी। राम रतन ने हंसते हुए कहा, अरे बेटी, हिसाब लिखती जा, वो तेरी शादी में पाई पाई ब्याह सहित लगा देगा। अपनी तरफदारी न देख राधिका सविता की ओर मुड़ गई। माँ भी कम नहीं। नौत आई होंगी बड़के भाई साहब को कि बेटा आज लौकी के कोफ्ते बने हैं, तुझे पसंद है ले लियो। सविता उत्तर दिए बिना कमरे से बाहर निकल गई। सविता को निशब्द ताकते राम रतन राधिका को समझाते हुए बोले, राधिका, हर एक माँ के लिए पहली संतान बहुत प्यारी होती है। तू अपनी माँ से कुछ मत कहा कर, तू नहीं समझ सकती माँ की। मगर वह बीच में खींचते हुए बोली, और सबसे छोटी संतान प्यारी नहीं होती? नहीं, ऐसी बात नहीं। राम रतन हकला गए। छोटी तो प्राणों से भी प्यारी है। वैसे तो माँ को सब बच्चे प्यारे होते हैं, जैसे हम अपने शरीर के सभी अंगों को प्यार करते हैं। एक हिस्से में भी तकलीफ होती है तो बेचैन हो जाते हैं। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तू अब बड़ी हो गई है, तू कब समझेगी? कल को तेरा ब्याह होगा, ऐसी ही लड़ती झगड़ती रही तो लड़ने की आदत पड़ जाएगी। राधिका समझ गई कि पिताजी लीपा पोती करने में लगे हैं। वह पैर पटकती बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर चली गई। मेरा क्या है, भुगतना आप सब। पूरे घर को खिलाते रहो और महीने के आखिर में हाथ मलते रहना। दिल में हुक उठ रही थी सविता की। राधिका अपनी जगह सही थी, वह कुछ गलत भी तो नहीं कहती, लेकिन एक माँ का स्नेह अपने बेटे से कैसे मुख मोड़े? बड़कू तो उसे प्राण से भी प्यारा। सबसे पहले उसने ही तो माँ होने का एहसास कराया। वे सुआ पंखी दिन लहरा उठे अखियों में जब वह गर्भ में आया। सविता चली गई अपने गर्भगृह में और अचानक गाज गिरी। अखबार में छपी खबर कि अज्ञात भारी वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला। घर में खलबली मच गई। खबर के साथ ही वह ससुराल वालों के लिए मनहूस हो गई थी। उन लोगों को उसकी संतान से और उससे कोई मतलब नहीं रह गया था। तब भाई को एक नई चिंता ने दबोच लिया। कैसे उसका जल्द से जल्द पुनः विवाह कर दिया जाए, ताकि सविता 2 माह के गर्भ से थी। राम रतन सविता के बड़े भाई के खास दोस्तों में से थे। उन्हें जब ये बात मालूम हुई तो वे सहृदयता पूर्वक इस शादी के लिए राजी हो गए। बस थोड़ी सी हिचक थी कि उनकी माँ को गर्व वाली बात नहीं बताई जाए। वे नहीं चाहते थे कि आने वाला कल पहली और बाद की संतानों के बीच बड़का इस पुनर्विवाह के 7 माह बाद पैदा हुआ। सासू माँ ने अचरज से कहा, यह तो समय से पहले ही पैदा हो गया। सो पूरे मोहल्ले में वह सतमासा जन्मा ही जाने लगा था। लेकिन सास तो सास, उनके मन में घर कर गई शंका। 2-2.5 महीने तक उन्होंने नाती को ढंग से खिलाया नहीं। उनकी निगाहें हमेशा यही निर्णय करने में लगी रहती कि ये उनके ही कुल का दीपक है या नहीं। वे तो छठी भी पूजने को तैयार नहीं थी। वो तो बेटे की जिद ने उन्हें नबा दिया। फिर तो धूमधाम से 10 टौन भी मिला और जोर शोर से कुआं भी पूजा गया। लेकिन उनकी खोज जारी रही। बड़के की मालिश करते समय वो हमेशा उसके नाक नक्श की तुलना राम रतन से करती।
उसकी हरकतों को राम रतन के बाल रूप से मेल बिठाती रहती, पर शंका थी कि समाप्त ही नहीं होती थी। पर शनै शनै बड़के की अटखेलियां दादी माँ का मन जीतने में सफल हो गईं। अब वे एक पल भी उसके बिना नहीं रह पाती। अब वे उसे अपने संग सुलाती, मंदिर ले जाती, यहाँ तक कि सविता मायके जाती तब भी वे उसे अपने ही पास रख लेती। सविता का दिल अजीब से सुकून से भर उठता। उस पहले परिणय और प्रणय को वह लगभग भूल ही गई। बाद में उनकी भी दो औलादें छुटकू और राधिका हुए। सासू माँ का भी देहांत हो गया। सबको यही पता था कि उनकी 3 संतानें हैं। बड़के वाली बात सविता और राम रतन ने अपने हृदय में दफन कर ली थी। राम रतन के आंगन में दूर्वा दल फैले हुए थे। आस पड़ोस के लोग पूजा के लिए दूब मारकर ले जाते थे। राम रतन सोचते थे कि जिस प्रकार पूजन सामग्री में दधी, अक्षत और दूर्वा आवश्यक है, वैसे ही मेरे परिवार में भी ये तीनों बच्चे जरूरी हैं। तीनों में से एक भी 1-2 दिन के लिए कहीं चला जाता तो राम रतन बेचैन हो जाते थे। वे तीनों बच्चों में बड़के को अधिक प्यार करते। वे हमेशा सचेत रहते कि इसके प्रति उनसे कहीं अन्याय न हो जाए। छोटी सी तनख्वाह में घर चलाते हुए उनके बच्चे बड़े हो गए। बड़का ग्रामीण बैंक में नौकरी करने लगा था। उसके लिए खूब रिश्ते आ रहे थे। एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की से उसकी सगाई कर दी गई। घर में पहली शादी थी, सो शादी भी धूमधाम से हुई। बड़का जब सेहरा बांध कर आया तो सविता ने पल भर को अपने पहले पति को याद कर लिया। राम रतन पर शादी का कर्ज चढ़ गया था और घर में एक सदस्य बढ़ जाने से खर्चा भी बढ़ गया। महीने के आखिर में जेबें खाली हो जाती। बड़का नौकरी करता था, लेकिन सारा वेतन अपनी अंटी में दबा जाता। सविता ने दबी जुबान उससे 1-2 बार कहा, तेरे पिताजी का हाथ तंग पड़ता है, भाई बहन की भी पढ़ाई है, तो पिताजी को महीने के खर्च के लिए रुपए दे दिया कर। मगर उसने कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे कुछ सुना ही ना हो। घर खर्च में तो रुपए नहीं दिए, अलबत्ता हर माह वह घर के लिए सजावटी सामान खरीद कर लाने लगा। पहले रेडियो ले आया, फिर पंखा ले आया, कुछ दिनों बाद टेप रिकॉर्डर भी ले आया। कुछ सामान जो ज़्यादा कीमती था वह किश्तों में खरीद लिया। धीरे धीरे मिक्सी, अलमारी, सोफ़ा व टीवी भी खरीद लिए। घर में सभी लोग खुश थे। घर सजने से घर का स्टैंडर्ड भी बढ़ गया। राम रतन बेहद खुश थे, मगर सविता को यह सब अजीब लग रहा था कि कर्ज की उसे परवाह नहीं थी, जैसे वह बाप की जिम्मेदारी। तिस पर भी बड़के द्वारा खरीदे गए सामान पर बहू का एकाधिकार होने लगा था। सविता तो गुण भरा हंसिया, लेकिन राधिका और छुटकू कहाँ मानने वाले थे। वे अपना विरोध समय समय पर जताते रहते। बच्चे बड़े हो रहे थे तो पढ़ाई का खर्च भी बढ़ रहा था। कमाने वाला 1 और खाने वाले 6 व्यक्ति थे। घर में ऊपरी सामान, फल फ्रूट, मेवा, मिठाई इत्यादि तो कुछ होता नहीं था, इसलिए अनाज पर ही पूरा भोजन टिका रहता था। कई बार माह के अंत में अनाज की कमी पड़ जाती, लेकिन बड़का अपने रुपए चापे रहता। वह कबूलता ही नहीं कि उसके पास रुपए हैं। हर बार उसका उत्तर होता, मेरे पास रुपए नहीं हैं। तरह तरह के हिसाब बताकर वह स्पष्ट कर देता कि तनख्वाह खर्च हो गई है, लेकिन यहाँ वहाँ से राम रतन के कानों में खबर आ ही जाती कि बड़का बैंक में रुपए जमा कर रहा है। कुछ समय बाद छुटके की भी कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी लग गई और उसका भी विवाह हो गया। छुटका गृहस्थी चलाने में एक मुश्त अल्प राशि दे देता था और सब जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेता था। महीना समाप्त होने से पहले ही राम रतन की जेबें पूरी खाली हो जाती थीं। उन्हें अपनी ही ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसे नहीं बचते थे। उधर दोनों बेटों के बैंक बैलेंस बढ़ रहे थे। सब कुछ जानकर भी राम रतन चुप थे। संयुक्त परिवार जो चल रहा था, बेटे आंखों के सामने थे। बड़के को तो वे किसी भी कीमत पर अपने से अलग नहीं कर सकते थे। मोमबत्ती की मानंद जलकर वे घर को रोशन करने में लगे थे। मगर धीरे धीरे छोटी बहू के दिमाग में यह बात पलने लगी कि मेरा पति घर में पैसे देता है तो मैं अधिक काम क्यों करूं? उसने सुबह देर से उठना शुरू कर दिया। घंटे भर तक अपने कमरे की झाड़ा पोछा करती,
आराम से नहाना धोना होता। वह रसोई में आती तब तक खाना तैयार हो जाता। फिर उसका देखी देखी बड़ी बहू भी होड़ करने लगी। आखिर माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर में देवरानी जिठानी के मंदिर भी तो होड़ के प्रतीक हैं। सो बड़ी बहू भी काम से जी चुराने लगी। तब मजबूरी में दोनों बहुओं के बीच काम का बंटवारा कर दिया गया। सविता को दोनों के साथ खटना पड़ता था। वह कहती कुछ नहीं, शांत निस्तब्ध अंदर ही अंदर पारे के समान घुलती जा रही थी। बहुओं का पारा उसके शरीर को गलाता जा रहा था और वह बीमार रहने लगी थी। सुबह का खाना बनाना बड़ी बहू की जिम्मेदारी थी और रात का खाना बनाना छोटी बहू की। राधिका घर के ऊपरी काम निपटा लेती थी। मार्च का महीना था। राधिका की परीक्षाएं चल रही थी। छुटके और बहू किसी परिचित को देखने अस्पताल चले गए। कुछ देर तक तो उनके लौटने की प्रतीक्षा हुई। जब वे लोग नहीं आए तो बड़ी बहू और सविता ने मिलकर खाना बनाया। बड़ी बहू की भवें तनी हुई थी। वह बड़बड़ाती जा रही थी, ये भी कोई समय है अस्पताल जाने का? गए भी तो इतना टाइम लगता है क्या? गए होंगे कहीं और घूमने। है तो सही घर में नौकर काम करने वाले, उन्हें काहे की फिक्र। फिर सविता की ओर देखते हुई बोली, देखो मम्मी जी, आज मैंने दोनों टाइम का खाना बना लिया है, कल उससे दोनों टाइम का खाना बनवाना। राम रतन और सविता चिंता में थे कि वे लोग अब तक लौटे क्यों नहीं हैं। एक पत्ता भी खड़कता तो राम रतन के कान खड़े हो जाते। जब तक दोनों बेटे घर नहीं लौट आते थे, राम रतन खाना नहीं खाते थे। वे बड़े शौक से दोनों बेटों के साथ बैठकर खाना खाते थे। राधिका भी जल्दी खाना खा लेती, फिर वह माँ और भाभीियों को खाना खिलाती थी। देर रात गए। छुटकू और बहू वापस आए। राम रतन बेटे बहुओं से प्रत्यक्ष कभी कोई बात नहीं करते थे। वे हमेशा पर्दे की मर्यादा बनाए रखते थे। जब भी कभी ऐसे मौके आते, सविता ही सेतु का काम करती थी। राम रतन के मनोभाव समझते ही सविता ने छुटके से चिंतित स्वर में पूछा, बेटा इतनी देर कहाँ कर दी? हम सब चिंता कर रहे थे। छुटके ने आव देखा ना ताव तुरंत कह दिया, माँ हम अब बड़े हो गए हैं, अब हमारी चिंता नहीं किया करो। कहीं जाते हैं तो टाइम लग ही जाता है। यह सुनकर सविता अवाक रह गई। उसे छुटके से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कुछ भी हो, बड़के ने कभी जवाब नहीं दिया। माँ बाप की ममता को ये लोग क्या समझे। घंटा आध घंटा ज़्यादा होते ही दिल कैसे धड़कने लगता है। राम रतन को भी अच्छा नहीं लगा। वे खून का घूंट पीकर रह गए। दूसरे दिन शाम को बड़का रोज की तरह पिताजी के पास आकर बैठा। थोड़ी देर में बहू भी आ गई। राम रतन को खटका लगा कि आज क्या बात है जो बहू भी आ खड़ी हुई है। बड़का धीरे से बोला, पिताजी कल छुटके किसी को देखने अस्पताल नहीं गया था, वे दोनों पिक्चर देखने गए थे। राम रतन ने संक्षिप्त प्रश्न किया, तुझे कैसे मालूम? सुरेश कह रहा था वह भी कल शाम को पिक्चर देखने गया था। सुरेश बड़के का दोस्त है। राम रतन को मालूम है सुरेश कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने ऊंची आवाज में सविता को बुलाया। उन्होंने सविता से पूछा, कल छुटके ने क्या कहा था, अस्पताल जा रहे हैं? सविता कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। बड़ी बहू को राम रतन के कमरे में देख उसके पेट में जाड़ा भर गया। जब कभी शिकवा शिकायत करनी होती है तभी बहुएं बैठक में आती हैं। सविता का उत्तर पाते ही बड़ी बहू फट पड़ी, पिक्चर जाना ही था तो झूठ क्यों बोल गए? कोई रोकता थोड़े ही, कह जाते तो काम भी जल्दी निपटा लेते। उन्हें लगा होगा कि पिक्चर की कहेंगे तो सबको चलने के लिए पूछना पड़ेगा। छोटी काम से जी चुराती है, इसलिए तो शाम का शो गई, मैटनी शो नहीं जा सकती थी। माँ जी की तबीयत खराब थी, दीदी की परीक्षाएं चल रही थीं, ऐसे में पिक्चर का शौक चल रहा था। फिर हाथ नचाती हुई बोली, ना बाबा ना, ऐसे माहौल में मैं उसके संग नहीं रह सकती। राम रतन रात भर ऊहा-पोह में रहे। उन्होंने छुटके और बहू को अपने से अलग करने का फैसला कर लिया। सुबह जब वे पूजा करने बैठे तो मन में बेचैनी थी। राम और लक्ष्मण के बीच दूरी दिखाई दे रही थी। उन दोनों की आंखों में अपनत्व की गहराई नहीं, ईर्ष्या द्वेष की चिंगारियां नजर आ रही थीं। राम रतन ने अपनी दृष्टि वहां से हटा ली।
पूजा की थाली उठाने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया। हाथ कांप जाने से थाली हिल गई। दधी की कटोरी दूरवा के साथ एक तरफ खिसक गई थी और अक्षत बिखरे पड़े थे। लेकिन छुटकू ने यह मुद्दा उठा ही लिया कि भाई साहब तो रुपए भी नहीं देते, फिर उन्हें संग क्यों रखा जा रहा है। उस दिन सविता पहली बार बोली थी और निर्णय भी कर दिया था कि दोनों बेटों को अलग कर दिया जाए। एक ही घर में 3 चूल्हे हो गए। पूजा की थाली में दधी, अक्षत और दूरवा एक दूसरे से छिटक गए थे। रामरतन हाथ बढ़ाकर उन तीनों को एक साथ रखने की कोशिश करते, लेकिन उनके हाथ कांप जाते। वे मायूस हो भगवान की मूरत निहारने लगते। रामरतन दिन में तो अकेले खाना खा लेते थे, रात में अकेले खाना नहीं खा पाते। दोनों बेटों की चौकियां खाली नजर आती। दिल में एक हुक सी उठती, मुंह में पड़ा कौर बाहर निकलने को होता। वे सविता का चेहरा देखते और जबरन कौर को अंदर निगलने की कोशिश करते। इस प्रक्रिया में एक जोर का ठसका लगता और खांसी दम निकाल देती, आंखों से पानी बहने लगता। हवा के बेग के साथ बहुओं की बातें भी कान के पास से होकर गुजरती। अकेले में अम्मा खूब घी और खूब तला बनाकर खिला रही होंगी, इसीलिए तो खांसी आ रही है। बेटों के अलगाव ने उन्हें समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया। मन में प्रायश्चित, हृदय में उद्वेलन, आंखों में पीड़ा और वाणी में विराम आ गया था। बड़का लिमिट में सब्जी भाजी लाता था। वह सुबह शाम मुख्य घर से ही एक कटोरी सब्जी ले आता और उसका काम चल जाता। एक दिन बड़ी बहू ने उसे अकेले सब्जी नहीं खाने दी। दूसरे दिन से कटोरी की जगह कटोरे ने ले ली। सविता मूक बनी। बनने वाली सब्जी की मात्रा बढ़ाती जा रही थी। वक्त जरूर गेहूं और दाल दफार भी दे देती थी वह। आज राधिका कॉलेज से जल्दी आ गई थी। उसने बड़के को सब्जी ले जाते देख लिया था और विवाद खड़ा हो गया। समय गुजरता गया। दोनों लड़कों के बच्चे हो गए। रामरतन और सविता दादा दादी बन गए थे। वे दोनों पोते पोतियों को बहुत प्यार करते थे। मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता ही है। जब भी किसी बात पर घर में विवाद हो जाता तो बहुएं बच्चों को उन लोगों के पास नहीं आने देती। वे लोग भी जानती थी कि इनको बच्चों को खिलाए बिना नींद नहीं आएगी। वे अप्रत्यक्ष रूप से रामरतन को परेशान करती थी। वे दोनों खून का घूंट पीकर रह जाते थे। धीरे धीरे नल और बिजली के बिल भुगतान को 3 हिस्सों में बांटा जाने लगा। एक दिन तो सिर से पानी ही गुजर गया। कुलदेवी की पूजा का अवसर आया। कमरे की पुताई व सफाई होनी थी। कोरे बिछाने के लिए पूड़ियाँ भी बनाना था। इधर दोनों बहुओं में होड़ मची थी कि काम कौन करे। अंत में सविता ने ही हिम्मत करके सफाई की। पूजा के समय दोनों बहुएं भी अपने अपने कमरे से पूड़ियाँ ले आईं। यह देखकर सविता की छाती हिल गई। पूजा में भी बंटवारा हो गया। सहमति सी बोली, किसी दिन हमें भी मत बांट लेना। आंख भर आई थी। दधी से खटांद आ रही थी। अक्षत में घुन पड़ा हुआ था और दूरवा दल सूख रहे थे। पति का रिटायरमेंट करीब आता जा रहा था। राधिका की शादी की चिंता अब दिन रात व्याप रही थी। उन्होंने जीपीएफ में से कुछ रुपए मकान खरीदने में लगा दिए थे। शादी में 2-2.5 लाख रुपए लगाना आसान बात थी। रामरतन के पास इतने रुपए नहीं थे। उन्होंने एक दिन दोनों बेटों को बुलाया और अपनी बात रखते हुए कहा, राधिका की शादी करना है। लड़का ढूंढे उससे पहले हमें अपना संकल्प भी तय करना होगा। सभी लड़के वाले यही पूछते हैं कि शादी कितने की करोगे। लड़के खामोश बैठे सुनते रहे। वे दोनों के चेहरों को पढ़ते हुए फिर से बोले, आज के ज़माने में तो 2.5 लाख रुपए में इससे कम में तो शादी की सोच भी नहीं सकते। तुम अपनी जेब दिखा दो तो हमारी भी चिंता कम हो, उसी हिसाब से सोचें। इस बीच बड़का कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन छुटके को देखकर शांत रह गया। वे मन ही मन अजीब सी पसोपेश में पड़ गया। छुटके को सपने में भी अनुमान नहीं था कि किस बात के लिए बुलाया जा रहा है, नहीं तो अपनी बीबी से सलाह मशवरा करके आता। इसलिए वह बड़के का ही मुंह ताकने लगा और सोचने लगा कि जितने रुपए की ये कहेंगे उतने भी मैं भी दे दूंगा। वह सोच रहा था कि बड़ा भाई ज़्यादा रुपए तो लगाएगा नहीं। मन ही मन
गुत्थियां सुलझाते हुए थोड़ी देर बाद बड़का बोला, 1-2 दिन में बता देंगे, फिर संकल्प से क्या होता है। लड़के के हिसाब से कम बढ़त तो हो ही जाती है। अच्छा लड़का मिलेगा तो ज़्यादा रुपए लगाने पड़ेंगे। राम रतन समझाते हुए बोले, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक आइडिया तो लग जाता। हाँ तो बता देंगे, अभी ऐसी क्या जल्दी है। कहते हुए बड़का चलने को उद्यत हो गया। वह देहरी पर ठिठकी सबकी बातें सुन रही थी। बेटों के जाते ही उसका लावा फूट पड़ा। ऐसे बेटों को जना है, अपनी कोख का जाया कहते भी ला जाती है इन्हें। फिर आंखें पोंछती हुई बोली, लड़की हमने जनी है, हम ही निपटाएंगे जैसे भी होगा। राम रतन स्तब्ध रह गए। सविता को क्या हो गया, यह तो कभी उफ तक नहीं करती। आज टूट गया सब्र का बांध। वे जैसे उसे हृदय से लगाते हुए बोले, सब व्यवस्था हो जाएगी, तुम अपनी कोख को मत कोसो। औलाद तो किस्मत से होती है, हम अपना सब कुछ लगा देंगे। ऊपर वाले ने चोच दी है, चुगने को भी वही देगा। रात का समय था। राम रतन टीवी देख रहे थे। बड़का भी आया और पिताजी के पास बैठ गया। जमीन पर बैठी सविता खाना खा रही थी। सविता गुस्से में थी, इसलिए बड़के को सब्जी लेने को भी नहीं कहा। राम रतन ने कनखियों से बड़के को देखा और ताड़ लिया कि वह कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन सूत्र नहीं ढूंढ पा रहा। राम रतन ने ही पहल करते हुए कहा, और बेटा, ऑफिस में सब ठीक ठाक चल रहा है। उसने माँ की ओर दृष्टि फेंकते हुए संक्षिप्त उत्तर दिया, कुछ देर निस्तब्धता छाई रही। वह कुछ कहना चाह रहा था। उसने कहने के लिए मुंह खोला था, तब तक बड़ी बहू भी दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। वह शांत हो गया। मन महसूस कर उसने एक नज़र पिताजी पर डाली और पत्नी की ओर देखने लगा। पत्नी ने उसे आंख मटकाकर इशारा किया। बड़के ने पहल करते हुए कहा, पिताजी, हम दोनों पति पत्नी ने विचार कर लिया है कि हम 5,000 रुपये लगा देंगे। राम रतन को तो काटो खून नहीं। वे तो सोच रहे थे दोनों बेटे 30-40 हजार रुपये तो लगा ही देंगे। उस रात सविता को नींद नहीं आई। रात और अधिक स्याह लग रही थी। चंदा में दाग दिखाई दे रहा था। चांदनी में तपन महसूस हो रही थी। सर्द बयार में अगन लग रही थी। जैसे जी में हुक सी उठ रही थी कि वे बड़के के आगे जाकर अपनी छाती कूट डाले। आज उगल दे कि तुझे अनाथ होने से बचा लिया जिसने, उससे एहसान फरामोशी कर मेरी कोख लजा दी तूने। होते ही मर जाते तो हिया में जे सूल आज काहे करते। निश्वास दर निश्वास लगातार करवटें बदल रही थी। वह मस्तिष्क में द्वंद्व चल रहा था। ऐसी ही होती हैं औलादें, किसको दोष दूं, अपने खून को या बरसों से विस्मृत धुंधला चेहरा आंखों में नाच उठा। राम रतन का ख्याल कर कलेजा मुंह को आ रहा था। आज बुढ़ापे में उनको सहारा देने वाला कोई नहीं। कैसे करेंगे बेटी के हाथ पीले। जिंदगी भर की कमाई तो इन पर लुटा दी। सहसा वह एक हल निकालते हुए बोली, राधिका की शादी की चिंता मत करो, घर बेच दो, बेटे अपना इंतजाम खुद करेंगे। राम रतन चौंकते हुए बोले, नहीं, अपने बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए कैसे छोड़ दूं। मेरा भी तो इनके प्रति कोई फर्ज है। पहले फर्ज है, फिर कर्ज है। अभी तो सिर छुपाने को जगह है, फिर कहाँ जाएंगे ये लोग। छोटे छोटे बच्चे कहाँ रहेंगे। अपना घर अपना होता है। अपनी छत के नीचे भूखे प्यासे नंग धड़ंग पड़े रहे, कोई उंगली नहीं उठाएगा। सविता करवट लेकर लेट गई। जागते हुए रात भी कितनी भयानक लगती है, यह उसने आज और भी शिद्दत से जाना। काली आकृतियां उसकी ओर बड़ी चली आ रही थीं। वे उसे खींच रही थीं। किसी ने उसका हाथ पकड़ लिए, किसी ने पैर, सब अपनी अपनी ओर खींच रहे थे। वह हिलडुल भी नहीं पा रही थी। और उसके बाद घर में एक अजीब सी लक्ष्मण रेखा खिंच गई थी। सब साथ रहते हुए भी कोसों दूर थे। बड़की का सब्जी ले जाना बंद हो गया था। पहले रोज रात को 10-10 मिनट दोनों बेटे राम रतन के पास बैठ जाया करते थे, वह भी बंद हो गया। सब ताल के पानी की तरह शांत मूक थे। कोड़ लगे हिस्से की तरह बिना एहसास के, एनेस्थीसिया के नशे में लिप्त, बेहोश। अचानक रात में बड़ी बहू के पेट में दर्द होने लगा। उसे रात में ही अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। डॉक्टर ने बताया,
अपेंडिक्स का दर्द है, जल्दी ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। अधिक से अधिक 1 सप्ताह तक रुका जा सकता है। राम रतन ने चुपचाप जीपीएफ के लिए अप्लाई कर दिया। 4-5 दिन बाद राम रतन ने बड़के से पूछा, डॉक्टर से बात हुई? ऑपरेशन कब होगा? बड़के ने कहा, अभी पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ है। राम रतन ने ठंडी सांस भरकर कहा, मैं दूंगा रुपए, कल ऑपरेशन के लिए बात कर लो। ऑपरेशन होने के बाद बड़ी बहू सकुशल घर आ गई। छोटी बहू पड़ोसियों की तरह उसे देखने आई। 1 माह तक सविता ने ही उसकी सेवा की और बच्चों को संभाला। यह देखकर छोटी बहू की भ्रुकुटी में बल पड़ते रहे। सविता को जब पता चला कि ऑपरेशन में राम रतन ने रुपए दिए हैं तो वह बहुत नाराज हुई। राम रतन ने ही उसे समझाया, रुपए बच्चों से बढ़कर थोड़े ही हैं। रुपए तो हाथ का मैल है। बच्चे सुखी रहें, इसी में हमें संतुष्टि है। जहाँ तक राधिका का सवाल है, उसकी किस्मत होगी तो अपने आप सब इंतज़ाम हो जाएगा। कम रुपए रहेंगे तो छोटी नौकरी वाला लड़का देख लेंगे। राम रतन के तर्कों के आगे वह चुप हो गई। कुछ दिनों बाद राधिका के लिए अच्छा लड़का मिल गया और सगाई पक्की हो गई। विवाह के 2 मुहूर्त निकले, 1 फरवरी का और दूसरा अप्रैल का। बड़का जिद पर था कि शादी अप्रैल में हो। उसका तर्क था कि अप्रैल में सबकी परीक्षाएं निबट जाएंगी। आखिर बड़के की ही बात मानी गई। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। शादी में दोनों बेटों ने बहुओं की इच्छा अनुसार 5-5 हजार रुपये व्यवहार में लिखवा दिए। पैर पखारने व अन्य नेगों के समय पिताजी से ही रुपए लिए गए ताकि राशि 5 हजार से अधिक न हो जाए। राधिका के जाने के बाद घर सूना हो गया। सविता और राम रतन बहुत दुखी थे। वह रहती थी तो घर में चहल पहल बनी रहती थी। बहू बेटे उनके कब थे? वे अपने अपने कमरों के थे। राम रतन को कई लोगों को रुपया देना था। उन्हें हिसाब में लगना पड़ा। शाम का समय था। सविता और राम रतन टीवी देखकर अपने मन को बहला रहे थे। अचानक बड़के का दोस्त सुरेश आया। वह उन लोगों के पास ही चारपाई पर बैठ गया। अपनी जेब से एक चेक निकाला और राम रतन की ओर बढ़ाते हुए बोला, 40,000 का चेक बड़के ने आपके लिए पहुंचाया है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आपको देने की। राम रतन प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखने लगे। वह फिर बोला, जब से उसने कमाना शुरू किया है वह राधिका के नाम रुपए जमा कर रहा था। उसे मालूम था कि आपका हाथ खर्चीला है। घर में जितना रुपए आएगा वह खर्च हो जाएगा। इसीलिए वह अपनी बीवी से छिपाकर हर महीने एफडी करता रहा। बहू के ऑपरेशन के समय भी उसने एफडी नहीं तोड़वाई। उसका कहना था कि वो पैसा राधिका का है, उसमें से 1 रुपया भी वो खर्च नहीं करेगा। उसने कई बार आपको बताने की कोशिश की कि वह 40,000 रुपये दे देगा, लेकिन वह यह सोचकर शांत रह जाता कि देने से पहले ही घर में विस्फोट न हो जाए। आज ही इसका समय पूरा हुआ, इसलिए वह अप्रैल में शादी करने की जिद कर रहा था। राम रतन की आंखों से आंसू ढुलककर हाथ पर आ गए। उनमें कलुष था, पश्चाताप था, खुशी थी या फिर बेटे को ना पहचान पाने का दुख, यह वो भी समझ नहीं पाए। मगर यह सब सुनकर सविता की छाती चौड़ी हो गई। उसने सिर से सरक आए पल्ले को गर्व से अपने सिर पर डाला और एक लंबी सांस खींची। वह बुदबुदा उठी, बेटा आज तुमने अपना फर्ज निभा दिया। बड़का क्या स्वर्गवासी का धुंधला चेहरा अचानक बिजली सा कौंध उठा। उसने आंगन की ओर देखा। दूधिया निश्चल चांदनी में दूरवादल हरा भरा सा स्निग्ध चंचल वायु वेग में लहराता झूम रहा था। आज उसे अपनी कोख पर अभिमान हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।